1978 में अगर किसी ने ये कहा होता कि एक दिन चाइना अमेरिका को चैलेंज करेगा, तो शायद बहुत से लोग इस बात पे यकीन नहीं करते। उस वक्त चाइना एक डेवलपिंग कंट्री था, पर कैपिटल इनकम लो थी, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप नहीं थी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड था। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल अलग है। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर में से एक है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में डोमिनेंट पोजीशन रखता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बैटरीज में ग्लोबल लीडरशिप के लिए कॉम्पिटिट कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है और दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक को ऑपरेट करता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। डेट, प्रॉपर्टी सेक्टर स्लो डाउन, एजिंग पॉपुलेशन, ताइवान टेंशन और बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिक्स प्रेशर। तो फिर सच क्या है? क्या चाइना वाकई 21st सेंचुरी का नेक्स्ट सुपर पावर है, या फिर दुनिया एक ऐसे जायंट को देख रही है जिसके अंदर कुछ दरारें पहले से ही मौजूद है? इस वीडियो में हम चाइना का कंप्लीट जियोपॉलिटिकल ऑडिट करेंगे। हम स्ट्रेंथ भी देखेंगे, वीकनेस भी देखेंगे और वीडियो के एंड में सारे फैक्ट्स, एग्जांपल और स्कोर कार्ड देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट बेस्ड एविडेंस बेस्ड वर्डिक्ट भी देंगे। मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। चाइना की कहानी समझने के लिए हमें 1978 में जाना पड़ेगा। उस साल डेंग शियोपिंग की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने चाइना का डायरेक्शन बदल दिया। आइडिया सिंपल था, मार्केट रिफॉर्म्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लानिंग। अगले कुछ डेकेड्स में चाइना ने मिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी से बाहर निकाला, फैक्ट्रीज बनाई, पोर्ट्स बनाए, इंडस्ट्रियल जोन बनाए और धीरे धीरे चाइना दुनिया की सप्लाई चेन का सेंटर बन गया। क्वेश्चन ये है कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर पाए? तो एक आंसर है स्केल। चाइना के पास ह्यूज वर्कफोर्स थी। दूसरा आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा आंसर एग्जीक्यूशन है। पॉलिसीज को डेकेड्स के हॉरिजॉन पे इंप्लीमेंट किया गया। रिजल्ट, आज स्मार्टफोन से लेकर के सोलर पैनल तक दुनिया के काम प्लस प्रोडक्ट चाइनीज सप्लाई चेन से कनेक्टेड है। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, उसने एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्ड किया और इसी इकोसिस्टम ने चाइना की मॉडर्न पावर की फाउंडेशन रखी। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग ही चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? यह कहानी कहीं उससे बड़ी है। जब लोग चाइना की पावर की बात करते हैं तो अक्सर उसकी जीडीपी पर फोकस करते हैं, लेकिन चाइना की असली ताकत उसकी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में छुपी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में BYD एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। बैटरी इंडस्ट्री में CATL दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो हुआई ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेस का एक मेजर नाम है। लेकिन एक और सेक्टर है जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, रेयर अर्थ मिनरल्स। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माइनिंग नहीं, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग इकोसिस्टम में बिल्ड की है। अब सवाल है, क्या चाइना सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहता है या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी लीड करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन, चाइना इन सब सेक्टर्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। एक बार आप इस स्कोर कार्ड को देखिए। मैन्युफैक्चरिंग A+, इंफ्रास्ट्रक्चर A+, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग A, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री A, टेक्नोलॉजी एम्बिशन B+। अगर हम इस स्कोर कार्ड को देखते हैं तो चाइना की स्ट्रेंथ क्लियरली नजर आती है। लेकिन फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी ही सुपर पावर नहीं बनाती। सवाल यह है कि चाइना ने इतनी तेजी से डिसीजन कैसे लेता है? चाइना एक वन पार्टी सिस्टम पर ऑपरेट करता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि इसी वजह से चाइना लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रैपिड एग्जीक्यूशन कर पाता है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क इसका एग्जांपल है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इसका एग्जांपल है। लेकिन हर सिस्टम के साथ ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि जब ओपोनेंट वीक हो तो पॉलिसी मिस्टेक्स को चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पावर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो तो एरर्स के इम्पैक्ट भी बहुत बड़े हो सकते हैं। एक बार वन पार्टी सिस्टम को असेस करते हैं। स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं तो फास्ट डिसीजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिसी कंटिन्यूटी, रैपिड एग्जीक्यूशन। और अगर आप वीकनेस की बात करें तो फियर चेक,
पॉलिसी मिस्टेक, इंफॉर्मेशन बॉटलनेक और पावर कंसंट्रेशन। यानी वही सिस्टम जो चाइना की स्ट्रेंथ है, कुछ एनालिस्ट के हिसाब से उसकी वीकनेस भी बन सकती है। लेकिन गवर्नेंस और इकोनॉमी के बाद एक और पिलर आता है, मिलिट्री पावर। और यहाँ कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिर्फ इकोनॉमिक्स से आपको सुपर पावर का स्टेटस नहीं मिलता, मिलिट्री पावर भी बहुत जरूरी है। और इस एरिया में चाइना ने पिछले कुछ डेकेड्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज में से एक है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हंड्रेड्स ऑफ नेवल वेसल्स, एडवांस मिसाइल फोर्सेस, रैपिड मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। J-20 स्टील्थ फाइटर चाइना की मॉडर्नाइजेशन का एक सिंबल बन चुका है। चाइना नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट और एडवांस ड्रोन वॉरफेयर पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। ड्रोन इकोसिस्टम भी रैपिडली एक्सपेंड हुआ है। एक बार चाइना की मिलिट्री रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। नेवी ए, एयर पावर ए, मिसाइल फोर्स ए प्लस, न्यूक्लियर डिटरेंस ए, कॉम्बैट एक्सपीरियंस सी। अगर हम रिपोर्ट कार्ड को देखें तो नेवी और मिसाइल फोर्स स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाली रो में एक इंपॉर्टेंट केवियट है। आज के बैटलफील्ड में हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल वर्ल्ड ऑपरेशन एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाइना न्यूक्लियर आर्म स्टेट के इलाइट ग्रुप का मेंबर है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। यानी मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस दोनों चाइना के पास मौजूद है। लेकिन मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के बाद एक और टूल बचता है, चाइना दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करता है। 2013 में चाइना ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी। सपोर्टर्स कहते हैं कि बीआरआई ने डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड। क्रिटिक्स कहते हैं कि रीपेमेंट और डिपेंडेंस का रिस्क भी मौजूद है। एक बार बीआरआई को असेस करके देखते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड रूट्स, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। वहीं कंसर्न्स की अगर आप बात करते हो तो डेट प्रेशर, डिपेंडेंस, पॉलिटिकल लेवरेज डेट और रीपेमेंट रिस्क है। पाकिस्तान का सीपीईसी प्रोजेक्ट बीआरआई का सबसे फेमस एग्जांपल है। रियलिटी शायद दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है। हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन हर प्रोजेक्ट फेलियर भी नहीं होता। एक बात क्लियर है कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को जियोपॉलिटिक्स का टूल बना दिया, लेकिन चाइना का सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इशू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो है ताइवान। अगर आप बीजिंग से पूछेंगे कि चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स इशू क्या है, तो जवाब अक्सर कहीं ना कहीं ताइवान के आसपास मिलेगा। चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है। इसी से जुड़ी हुई है वन चाइना पॉलिसी। ताइवान में एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो चुका है। ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ एंट्री होती है सेमीकंडक्टर की। आज के स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, डेटा सेंटर, कार्स, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे एडवांस कह सकते हैं, ये सब एडवांस्ड चिप पर डिपेंड करते हैं। और ताइवान की कंपनी टीएमएससी दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में से एक है। ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बार स्कोर कार्ड को आप देखिए। ज्योग्राफी ए प्लस, सेमीकंडक्टर्स ए प्लस, ग्लोबल ट्रेड ए, मिलिट्री सिग्निफिकेंस ए प्लस, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ए प्लस। इसलिए ताइवान का इशू सिर्फ चाइना और ताइवान का इशू नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक इशू बन चुका है। लेकिन ताइवान को समझने के लिए हमें एक और रिलेशनशिप को समझना जरूरी है, चाइना और रशिया का रिलेशनशिप। आज के जियोपॉलिटिक्स में जब भी अमेरिका लेड अलायंसेस की बात होती है तो चाइना और रशिया का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है। लेकिन क्या दोनों कंट्रीज नेचुरल अलायंस हैं या सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट की वजह से एक साथ नजर आती है? दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड्स की बात करती हैं, दोनों डॉलर डोमिनेंट सिस्टम के ऑल्टरनेट एक्सप्लोर कर रही हैं। एनर्जी कॉपरेशन भी स्ट्रांग है। रशिया ऑयल और गैस का एक्सपोर्टर है, तो वहीं चाइना एक मैसिव एनर्जी कंज्यूमर है। मिलिट्री एक्सरसाइज भी दोनों कंट्रीज एक साथ करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों हर इशू पे एग्री होते हैं। सेंट्रल एशिया, आर्कटिक रूट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, इन एरिया में कंपटीशन के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। वियतनाम का एग्जांपल भी इंटरेस्टिंग है। ट्रेड और इकोनॉमिक्स एक तरफ और सिक्योरिटी कैलकुलेशन दूसरी तरफ।
जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट हमेशा एक चीज नहीं होते। एक बार चाइना और रशिया के रिलेशनशिप की मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। एनर्जी कॉपरेशन ए, ट्रेड ए, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बी प्लस, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बी, इंटरेस्ट ओवरलैप बी प्लस, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट बी। यानी आज के दिन में चाइना और रशिया यूजफुल पार्टनर हैं, लेकिन नेटो स्टाइल अलायंसेस नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर चाइना इतना पावरफुल है तो एनालिस्ट उसके रिस्क की बात क्यों करते हैं? अब तक हमने चाइना की स्ट्रेंथ देखी है, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन हर पावरफुल कंट्री के सामने चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहला चैलेंज है डेमोग्राफी का। आज चाइना एजिंग पॉपुलेशन के चैलेंज को फेस कर रहा है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है और वर्कफोर्स ग्रोथ स्लो पड़ रहा है। लेकिन ये ओवरनाइट कोलैप्स के सिग्नल्स नहीं है। चाइना के पास ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने जैसे टूल्स भी मौजूद हैं। दूसरा चैलेंज है डेट का। लोकल गवर्नमेंट डेट और प्रॉपर्टी सेक्टर्स को लेकर के कंसर्न्स उठाते रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट स्लो डाउन ने इन्वेस्टर्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। और फिर आते हैं गवर्नेंस और मिलिट्री लीडरशिप के इशू। एक बार चाइना रिस्क डैशबोर्ड को देख लेते हैं। डेमोग्राफी सी, डेट सी, प्रॉपर्टी सेक्टर सी, ताइवान रिस्क सी, गवर्नेंस चैलेंज बी माइनस, इकोनॉमिक स्केल ए प्लस, इंडस्ट्रियल बेस ए प्लस। अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना की वीकनेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रियलिटी दोनों के बीच में कहीं नजर आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब चाइना और का कंपैरिजन अमेरिका के साथ किया जाता तो पिक्चर कैसे दिखती है? कई लोग इस कंपटीशन को एक नया कोल्ड वॉर की तरह देखने लगे हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार चाइना और अमेरिका के स्कोर कार्ड को देखिए। मैन्युफैक्चरिंग चाइना, एआई चिप यूएसए, बैटरीज चाइना, सॉफ्टवेयर यूएसए, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना, ग्लोबल फाइनेंस यूएसए, मिलिट्री अलायंस यूएसए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना कह सकते हो कि लीड करता है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चाइना का पोजीशन स्ट्रांग है। बैटरी इकोसिस्टम भी चाइना का कह सकते हो, चाइना ने एक मेजर एज बिल्ड कर लिया है। लेकिन अमेरिका के पास भी इक्वली इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। एआई चिप, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, यूएस डॉलर, वॉल स्ट्रीट और स्ट्रेटेजिक अलायंस। फाइनल रिजल्ट, नो नॉकआउट विनर। दोनों पावर्स के पास स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। लेकिन इस राइवलरी को देखते हुए इंडिया की पोजीशन को देखना भी बहुत जरूरी है। इंडिया और चाइना एशिया की दो सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स, दोनों की ट्रैजेक्टरी अलग है। चाइना, एक बार इनका कंपैरिजन भी देखते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग स्केल चाइना, एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम चाइना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना, डेमोग्राफिक चाइना, सर्विस सेक्टर चाइना, फ्यूचर ग्रोथ रनवे इंडिया। आज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में के मामले में चाइना क्लियरली आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा एक्सटेंसिव है और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी मैच्योर है। लेकिन इंडिया के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है डेमोग्राफी का, सर्विस सेक्टर का, आईटी एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल कैपिटल सेंटर। वियतनाम का एग्जांपल हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट हमेशा एक चीज नहीं है। फ्यूचर का एशिया सिर्फ चाइना की स्टोरी नहीं है, इंडिया की स्टोरी भी है। और शायद इसी वजह से 21st सेंचुरी का जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप इतना इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब देने का जिसके लिए हमने ये वीडियो शुरू की थी। अब तक हमने चाइना की फैक्ट्रीज देखी, रेयर अर्थ डोमिनेंस को देखा, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को देखा, ताइवान चैलेंज देखा, रशिया पार्टनरशिप देखी, डेट और डेमोग्राफी के चैलेंजेस देखे। अब एक फाइनल स्कोर कार्ड देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ए प्लस, इंफ्रास्ट्रक्चर ए प्लस, रेयर अर्थ मिनरल्स ए प्लस, मिलिट्री ए, न्यूक्लियर डेटरेंस ए, यूएन वीटो ए प्लस, टेक्नोलॉजी बी प्लस, फाइनेंस बी, डेट सी, प्रॉपर्टी सेक्टर सी, डेमोग्राफी सी, ओवरऑल ग्रेड बी प्लस। चाइना की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, कुछ एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ तो कुछ एरिया में सीरियस चैलेंजेस।
और इसी वजह से फाइनल वर्डिक्ट सिंपल नहीं हो सकता। और शायद इसी वजह से एनालिस्ट चाइना को लेकर के एक्सट्रीम कैंप्स में बैठ जाते हैं। एक कैंप मानता है कि चाइना 21st सेंचुरी का डोमिनेंट पावर बनेगा और दूसरा कैंप मानता है कि डेट और डेमोग्राफी उसकी ग्रोथ को स्लो कर देगी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक्सट्रीम प्रेडिक्शन अक्सर गलत साबित हो जाती है। रियलिटी आमतौर पर बीच का रास्ता चूज कर लेती है। तो फाइनल वर्डिक्ट, तो कह सकते हो कि फिर सवाल का जवाब क्या है? क्या चाइना सुपर पावर है या बबल है? एविडेंस कहते हैं कि चाइना को सिर्फ बबल कहना रियलिटी को इग्नोर करना होगा। एक ऐसी कंट्री जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में डोमिनेंट पोजीशन रखती है, एडवांस मिलिट्री बिल्ड कर रही है, न्यूक्लियर डेटरेंस रखती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखती है, उसे बबल कहना भी डिफिकल्ट है। लेकिन एविडेंस ये भी कहते हैं कि चाइना का फ्यूचर गारंटीड नहीं है। दैट डेमोग्राफी, प्रॉपर्टी सेक्टर, ताइवान रिस्क, टेक्नोलॉजी कंपटीशन, ये सब चैलेंजेस रियल है। इसलिए शायद सबसे एक्यूरेट आंसर ये है कि चाइना ऑलरेडी एक मेजर ग्लोबल पावर है, लेकिन डोमिनेंट ग्लोबल पावर बनने के रास्ता गारंटीड नहीं है। अगले 10 से 20 सालों में 10 से 20 साल डिसाइड करेंगे कि चाइना का नेक्स्ट चैप्टर कैसे लिखा जाता है। ना वो उतना कमजोर है जितना उसके क्रिटिक्स कहते हैं, ना वो इतना अनस्टॉपेबल है जितना उसके सपोर्टर्स मानते हैं। चाइना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, लेकिन उसके चैलेंजेस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। बैटलफील्ड पर जो दिखता है कहानी कई बार उससे बहुत अलग होती है और शायद इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं।